हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर्स। तो आज मैं आप सबको इकाई 1 जीव जगत के वर्गीकरण का तीसरा अध्याय जो प्लांट किंगडम है, मतलब कि वनस्पति वर्गीकरण का जो भाग है, आज हम उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके हिस्ट्री के बारे में, मतलब वनस्पति वर्गीकरण या प्लांट जगत या पादप जगत क्या होते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि ये सब चीज़ होते क्या हैं, इसको किस किस वैज्ञानिकों द्वारा इसको वर्गीकृत किया गया, कैसे कैसे ये प्लांट किंगडम को 4-5 भागों में बांटा गया, ये सब सारी चीज़ों को मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। तो आप अभी तक मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर करें, सेशन को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो सबसे पहले आइए स्लाइड के माध्यम से पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि आओ इस तंत्र को प्रभावित करने वाले बिंदुओं को समझने के लिए एंजियोस्पर्म का वर्गीकरण देखें। अभी कुछ नहीं, पहले दिए गए वर्गीकरण में हम आकारिकी के गुणों जैसे प्रकृति, रंग, पत्तियों की संख्या तथा आकृति के आधार पर वर्गीकरण करते थे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पहले का वर्गीकरण आधार था, मतलब जो पहले वाले वैज्ञानिक थे, जो पहले के वैज्ञानिक जैसे कि आपके लिनियस जी हो गए, डार्विन जी हो गए, ये सब जो है कि जो आकारिकी होती थी गुणों की पौधों का वर्गीकरण की जो गुण होते थे, जैसे कि उनकी प्रकृति हो गई, पौधों की रंग हो गया, पत्तियों की संख्या को देखकर, उनकी आकृति को देख करके उनका वर्गीकरण करते थे। वे मुख्यतः कायिक गुणों अथवा पुमंग की रचना के आधार पर हैं। जैसे कि लिनियस जो वैज्ञानिक थे, लिनियस के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया था वो कायिक गुणों मतलब प्रजनन के आधार पर, और पुमंग मतलब कि एंड्रोशियम के आधार पर जो है कि उन्होंने वर्गीकरण किया था। ऐसे वर्गीकरण कृत्रिम वर्गीकरण कहलाते थे। मतलब लिनियस के द्वारा जो दिया गया था ये वर्गीकरण, उसे जो है कि कृत्रिम थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही समीप वाली संबंधित स्पीशीज को अलग कर दिया था। मतलब कि लगभग मिलती जुलती वाले जो लगभग समान लक्षण रखने वाले जीवों में जो एक ही कैटेगरी में पाए जाने वाले जीवों को उन्होंने अलग अलग कर दिया था। समान लक्षण वाले जीवों को अलग अलग भागों में, अलग अलग डिवीजन में बांट दिया था। तो इसीलिए क्योंकि उन्होंने बहुत ही समीप वाली स्पीशीज को अलग कर दिया था, इसका कारण था कि वे बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे। मतलब कि कुछ जैसे कि उनकी आकृति, रंग, प्रारूप, उसके बाद प्रकृति के पत्तियों की संख्या के ऊपर उन्होंने पहले से ही उन्होंने डिवाइड किया था। तो बहुत ही कम उन्होंने अपना लक्षण लिया था डिवाइड करने के लिए लिनियस जी ने। तो इसीलिए उन्होंने कुछ एक ही कैटेगरी में पाए जाने वाले, एक ही डिवीजन में पाए जाने वाले पौधों को उन्होंने अलग अलग डिवीजन में बांट दिया था। कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक तथा लैंगिक गुणों की समान मान्यता दी गई थी। यह अब स्वीकार नहीं है। मतलब लिनियस के समय में कायिक का वर्गीकरण और लैंगिक गुणों में जो है समानता बताई गई थी। मतलब कि जो उसमें प्रजनन कायिक जनन होती है और बाद लैंगिक जनन जो होती हैं, इस समय समानता बताई गई थी। लेकिन अब इस समय इन सबको अमान्य कर दिया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि कायिक गुणों में प्रायः पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। ये तो बात सही है। इसके विपरीत प्राकृतिक वर्गीकरण जीवों में प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों जैसे परा, रचना, शरीर, भ्रूण विज्ञान तथा पादप रसायन के आधार पर विकसित हुआ। अब का जो प्राकृतिक वर्गीकरण किया गया था, जो प्राकृतिक वर्गीकरण है उसके संबंध में क्या है कि प्राकृतिक संबंध, बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुण, मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर के साथ साथ इंटरनल कैरेक्टर, जैसे कि परा संरचना मतलब उसकी जो आकारिकी है, शरीर, उसके बाद भ्रूण विज्ञान तथा पादप रसायन के आधार पर विकसित हुआ था। पुष्पी पादप के इसी वर्गीकरण को जॉर्ज बेथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने समझाया था। मतलब पुष्पी पादप जो फ्लावरिंग प्लांट का जो वर्गीकरण है, डिवीजन है, क्लासिफिकेशन है, जॉर्ज बेथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने इसे अथराइज किया था, इसे बताया था, इसे समझाया था। प्रेजेंट टाइम में मतलब वर्तमान समय में हम जात वृत्ति वर्गीकरण तंत्र को जानते हैं, जो विभिन्न जीवों के विकासी संबंध पर आधारित हैं, को स्वीकार करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय का जो वर्गीकरण का मूल है वह जात वृत्ति वर्गीकरण तंत्र है।
इसमें विभिन्न प्रकार के जीवों के विकासी संबंध मतलब डेवलपमेंट फेज को बताया गया है। इससे यह पता चलता है कि समान टैक्सा के जीव के पूर्वज एक ही थे। इनका कहने का मतलब ये हो गया कि जो आपकी कैटेगरी आती है, क्लास आती है, ऑर्डर आते हैं, जीनस आते हैं, स्पीसीज आते हैं, इनका कहने का मतलब ये हुआ कि जो टैक्सा, इस सबको टैक्सा बोला जाता है, तो इन सब के जो टैक्सा थे उनके पूर्वज एक ही थे। जैसे कि हम लोगों में होमोसेपियंस में पहले जो आते थे या जो उनका विकास हुआ, जैसे कि हमारा जो विकास मैमल्स वालों का जो स्तनधारी का विकास हुआ है, उसके पहले जो है कि एम्फीबिया रेप्टाइल्स का विकास हुआ है, उसके पहले आपका जो है कि आर्थ्रोपोडा वाले जीवों का विकास हुआ है, या एनिलीडा कह सकते हैं, या फिर जो है आप एकाइनोडर्मेटा कह सकते हैं, हेमीडर्मेटा कह सकते हैं, एनिलीडा कह सकते हैं, मोलस्का कह सकते हैं। ये सब जीवों के बाद से धीरे धीरे मैमल्स का जो है विकसित हुआ है। तो इनका कहने मतलब ये हुआ कि जो एक लगता है कि समान टैक्सा के जीव के एक ही पूर्वज थे। अब हम वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं तथा अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं, तब यह और भी कठिन हो जाता है। उसके पक्ष में कोई भी जीवाश्म प्रमाण उपलब्ध नहीं है। संख्यात्मक वर्गीकी, जिसे अब हम सरलता या कंट्रीकृत किया जाता है, सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है। सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर तथा एक कोड दिया गया है। इनका कहने का मतलब ये हुआ है कि जैसे भी कोई भी जीव हैं या कोई भी पादप हैं, उनको जो है एक कोडिंग दी गई है कि ये इस प्रकार का जीव या इस प्रकार के टैक्सा में ये ऐसे ऐसे जीव आते हैं, और इसके बाद उसे प्रोसेस किया गया है। इस प्रकार प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया गया है और उसी समय सैकड़ों गुणों को ध्यान रख सकते हैं। आजकल वर्गीकीविद भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका वर्गीकी के कोशिका वैज्ञानिक सूचनाओं जैसे क्रोमोसोम्स की संख्या, रचना, व्यवहार एवं कार्यकी से पादप के रसायनों कारकों का उपयोग करते हैं। इनका कहने का मतलब ये होगा जो वर्गीकरण का जो अब आधार माना गया है, लगभग क्रोमोसोम की संख्या, रचना, व्यवहार और रासायनिक वर्गीकी के आधार को मानते हुए वर्गीकरण या वर्गीविद की भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका मतलब इसी क्रोमोसोम्स का उपयोग किया जाता है। तो पादप जगत में सबसे पहले हम जो बात करते हैं कि इसको किस किस भागों में बांटा गया है, तो पहले हम आपको बता देते हैं कि पहला इसको बांटा गया है शैवाल में, दूसरा इसका बांटा गया है फंजाई में, तीसरा इसको बांटा गया है फंजाई को नहीं बांटा गया, फंजाई इसी में लगभग आ जाते हैं, तो शैवाल में बांटा गया है। दूसरा आपका ब्रायोफाइटा, तीसरा आपका टेरिडोफाइटा, चौथा आपका जिम्नोस्पर्म और पांचवा आपका एंजियोस्पर्म आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको शैवाल के बारे में बताते हैं, कुछ शैवाल क्या होते हैं, शैवाल के और कितने भाग होते हैं, इन सब सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। तो शैवाल क्लोरोफिल युक्त, सरल, थैलायड, स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय, जो कि लवणी मतलब मैराइन वाले जो जल होते हैं, जो कि खारे वाले जल होते हैं, अलवणी जलों तथा समुद्री दोनों में पाए जाते हैं। मतलब जो लवणी होते हैं मतलब खारे भी होते हैं और अनखारे भी पानी में, मतलब जो खारे पाए नहीं होते हैं उसमें भी ये पाए जाते हैं। तो इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, जो कि इनको भोजन बनाने के लिए उपयुक्त होता है। क्लोरोफिल मतलब जब ये क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है तो ये जाहिर सी बात है ये स्वपोषी होते हैं। वे अन्य आवास जैसे नमयुक्त पत्थरों, मिट्टी, लकड़ी में भी पाए जाते हैं। मतलब जहाँ नमी पाई जाती है, लकड़ी गीली हो वहाँ पर भी, रॉक मतलब चट्टान हो उसके अंदर या उसके सरफेस पे भी ये जो है कि शैवाल पाए जाते हैं। उनमें से कुछ शैवाल जैसे लाइकेन, ये कवक या फंजाई के साथ या प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं। जैसे लाइकेन्स, कुछ कवक मतलब कुछ कवक में भी कवक के साथ ये लाइकेन बनाते हैं, तो ये स्वपोषी होता है, परपोषी होता है, तो उनका तालमेल बहुत अच्छा होता है। तो प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं, जैसे स्लाथ या रीछ के में भी ये कुछ कवक कुछ शैवाल पाए जाते हैं। शैवाल के माप तथा आकार में बहुत विभिन्नता होती है, मतलब इनकी आकार एवं आकृति कोई भी निश्चित नहीं होती है। इनको आप चित्र संख्या 3.1 में देख सकते हैं। इसका माप सूक्ष्मदर्शी एक कोश की, जैसे क्लेमाइडोमोनास, मतलब जो क्लेमाइडोमोनास होता है वो एक कोश की होता है, से लेकर के कॉलोनी जैसे वालवॉक्स जो होते हैं वो कॉलोनी में पाए जाते हैं, बहुत सी संख्या में पाए जाते हैं, तथा तंतुमयी मतलब तंतु के आकार के फीते की जैसे रचना वाले होते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स हो गए या स्पायरोगारा हो गए तक हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक कोशिकी वाले जो शैवाल हैं उसको बोलते हैं क्लेमाइडोमोनास, कॉलोनी वाले जो शैवाल हैं उसको बोलते हैं वालवॉक्स,
तथा जो तंतुमय होते हैं, जो पतले पतले रेशे के जैसे होते हैं, उसको यूलोथ्रिक्स या स्पायरोगारा कहते हैं। इनमें से कुछ शैवाल जैसे केल्प बहुत ही विशालकाय होते हैं। केल्प जो शैवाल होता है, जो एल्गी होता है, वो बहुत ही विशाल होता है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं, लेकिन विकास रूप में होता है या विशालकाय रूप में होता है, बहुत बड़े बड़े होते हैं ये शैवाल। कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन करते हैं। मतलब एल्गी में आपका जो है कि बाइनरी फ्यूजन्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। कायिक जनन जो होता है वो विखंडन विधि द्वारा होता है। जो बाइनरी फ्यूजन होता है, बाइनरी फ्यूजन जो होता है वो फ्यूजन विधि द्वारा होता है। इसमें प्रत्येक खंड के एक थैलस बनाते हैं, प्रत्येक खंड एक थैलस बनाता है और वही थैलस आगे चल करके एक वयस्क शैवाल का निर्माण करता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। मतलब स्पोर्स बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, उसके द्वारा जो है कि अलैंगिक जनन क्रियाएं संपन्न होती हैं। सामान्यतः ये बीजाणु जू स्पर्श होते हैं। मतलब जो बीजाणु बनते हैं, जो स्पोर्स बनते हैं, उस स्पोर्स को जू स्पोर्स कहा जाता है। इसमें कशाभिक होते हैं या फिर इसमें गतिमान, मतलब चलने के लिए, गतिमान होने के लिए या मूवमेंट के लिए इसमें फ्लैजिला पाई जाती है, कशाभी पाई जाती है। ये चलायमान होते हैं, मैंने आपको बता दिया कि गतिमान होते हैं। अंकुरण के बाद अंकुरण के बाद तब इसमें जो है पौधे ये बनते हैं। लैंगिक जनन में दो युग्मक संलगित होते हैं। मतलब दो स्पोर्स आकर के इसमें फ्यूज करते हैं, तब जाकर के लैंगिक जनन संपूर्ण होती है। ये उग्मक कशाभिक युग, मतलब फ्लैजिला युग होते हैं, जिसका माप समान हो सकता है, जैसे कि स्पायरोगायरा। मतलब समान जीव वाले फ्लैजिला युक्त जो स्पोर्स होंगे वो आकर के आपका लैंगिक जनन करेंगे, अथवा फ्लैजिला विहीन लेकिन समान माप वाले, फ्लैजिला विहीन भी हो सकते हैं लेकिन समान माप वाले होते हैं। मतलब बिना गतिमान वाले भी जो स्पोर्स होते हैं, लेकिन उसकी जो समान आकृति होगी वही वाले स्पायरोगारा को आप ले सकते हैं। तो ऐसे जनन को समयुग्मिकी कहते हैं। मतलब एक समान वाले और फ्लैजिला युक्त वाले जो होते हैं उसको क्लेमाइडोमोनास बोलते हैं, और जिसमें फ्लैजिला नहीं पाई जाती लेकिन समान माप वाले होते हैं उसको स्पायरोगारा कहा जाता है। इस जनन को समयुग्मिकी कहा जाता है। मतलब जो आपको बताया मैंने कि समान माप वाले और फ्लैजिला वाले होते हैं उसको समयुग्मी बोलते हैं, और जो मतलब फ्लैजिला नहीं पाई जाती लेकिन समान माप वाले होते हैं उसको भी समयुग्मी कहा जाता है। जब विभिन्न माप वाले दो युग्मों को मतलब जो विभिन्न माप वाले होते हैं जिसमें फ्लैजिला भी पाई जाती है लेकिन माप उनका अलग अलग हो, उसे असंयुग्मी कहते हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास में भी अलग अलग माप के पाए जाते हैं। कुछ स्पीसीज को विषम युग्म की लैंगिक जनन में भी एक बड़े अचल स्थैनिक मादा युग्मक से एक छोटा चलायमान नर युग्मक संचालित होता है, जैसे वाल्वाक्स और फ्यूकस। वाल्वाक्स और फ्यूकस का जो नर युग्मक होता है वह छोटा होता है और चलायमान होता है। शैवाल वर्ग तथा उसके महत्वपूर्ण गुणों का सारांश तालिका में दिया गया है। मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी होते हैं, सही बात है। इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं एल्गी हमारे लिए, कुछ खाने के लिए भी होते हैं, कुछ जो है कि पौधों को संरक्षित करने के लिए क्या आता है, को नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी एल्गी का उपयोग किया जाता है। तो मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी होते हैं। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकरण कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल स्थिरीकरण, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो कार्य होता है, पृथ्वी का लगभग 50% फिक्सेशन का कार्य केवल शैवालों के द्वारा होता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषी जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं, सही बात है। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छे करेंगे तो इसमें जो आसपास जो गंदगी होगी या कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो जाएगी, तो फिर उसमें जो गैसेस हैं वो कम हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है कि बढ़ जाएगी आपके हवा में। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने का बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ, ये ऊर्जा के बहुत महत्वपूर्ण उत्पादक तो होंगे भाई, क्योंकि इसमें जो है कि ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार हैं। जो जलीय प्राणी होते हैं, जो मत्स्य होते हैं या फिर मछलियाँ जो होती हैं या जो जलीय जीव होते हैं, उनमें यदि मान लीजिए कि उस तालाब में या उस पोखर में या उस सी में, समुद्र में, या फिर जो उसमें नदियों में यदि अधिक मात्रा में शैवाल पाए जा रहे हैं तो वहाँ पे फिक्सेशन ज़्यादा होगा, तो ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ पे ज़्यादा होगी, तो उस पर जो मछलियाँ जो होंगी वो खाद्य चक्रों का अच्छा जो है कि ये प्रभाव डालती हैं। जैसे पोरफायरा, लेमिनेरिया या सारगासम की बहुत सारी स्पीसीज जो समुद्र की 70 स्पीसीज में से एक हैं। मतलब समुद्र में लगभग, ध्यान लीजिए कि समुद्र में लगभग 70 स्पीसीज जो है कि एल्गी की पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ एल्गी का नाम जैसे पोरफायरा, लेमिनेरिया तथा सारगासम की स्पीसीज होती है। आपको इस ध्यान देने की बातें हैं कि समुद्र में पोरफायरा, लेमिनेरिया तथा सारगासम
पाए जाते हैं। आपके एनसीईआरटी में बस इतने ही दिए गए हैं। भोजन के रूप में उपयोग की जाती हैं। कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल की बहुत अधिकता कैरागीन, जिसे लाल शैवाल कहा जाता है, कैरागीन होते हैं जिसे लाल शैवाल या भूरे शैवाल कहा जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे कि लाल शैवाल किसे कहते हैं, तो लाल शैवाल कैरागीन होते हैं। उत्पादन करते हैं। इनका व्यावसायिक उपयोग होता है। जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया से एगार प्राप्त होता है। जो शैवाल जिलेडियम तथा ग्लेसेरिया होता है वो एगार से प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन तथा आइसक्रीम के जेली बनाने में किया जाता है। मतलब कि सूक्ष्म जीवों को रखने के लिए, उन्हें समताप में रखने के लिए, उन्हें अच्छा कवर देने के लिए उनका उपयोग किया जाता है, तथा आइसक्रीम में जेली जो ऊपर से लगाई जाती है फ्लेवर देने के लिए, इनका उपयोग ही ग्रेसिलेरिया या जिलेडियम का किया जाता है। इनका जिसका क्लोरेला तथा स्प्रुलाइना एक कोशिक शैवाल होते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि क्लोरेला तथा स्प्रुलाइना एक कोशिकीय शैवाल होते हैं जिनमें प्रोटीन की प्रचुरता होती है। मतलब क्लोरेला तथा स्प्रुलाइना ये जो शैवाल होते हैं इसमें प्रोटीन पाई जाती है। यहाँ तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष में जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उसका उपयोग ये भोजन के रूप में करते हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं कि क्लोरेला तथा स्प्रुलाइना जो शैवाल होते हैं वो उसमें प्रोटीन पाई जाती है। अब प्रोटीन का उपयोग अधिकतर लोग एस्ट्रोनॉट लोग करते हैं जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं। शैवाल मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला आपका हो गया क्लोरोफाइसी, दूसरा आपका फियोफाइसी, तीसरा आपका रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी या रोडोफाइसी या फियोफाइसी में जानने से पहले मैं आपको कुछ स्लाइड दिखा दूँ जिसमें कि आपको कुछ शैवाल आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। जैसे कि हरित शैवाल में पहला आपका वॉलवॉक्स हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, या फिर भूरे शैवाल में लेमिनेरिया फोकस्ड एक्टियोटस, या आपके फिर जो है कि लाल शैवाल में जैसे पोरफायरा हो गया, पॉलीसफाइनेरिया हो गया। ये सब चीज़ों को आपको देख लीजिएगा अपने एनसीईआरटी बुक से, और इन सब डायग्राम को जरूर आप पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में भी डायग्राम बनाने से और कम्पिटिटिव एग्जाम में डायग्राम से ही पूछे जा सकते हैं कि ये किस प्रकार का शैवाल होता है, उसका नाम दे देगा। जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, ये किस प्रकार के शैवाल हो गए, वॉलवॉक्स हो गए, किस प्रकार के शैवाल हो गए, लेमिनेरिया किस प्रकार के शैवाल हैं, पोरफायरा या पॉलीसफोनिया किस प्रकार के शैवाल हो गए। ये सब चीज़ें आप जरूर ध्यान रखिएगा। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के अधिकतर विस्तृत वर्णन जानने से पहले मैं कुछ आपको तालिका बता देता हूँ। इस तालिका को आप एकदम रट लीजिए, इसमें से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिए गए हैं और बहुत ही शॉर्ट में इस तालिका को बनाया गया है। तो आपके इस एनसीईआरटी बुक में भी ये तालिका दी गई है। तो तालिका में पहला क्रम जो है वो डिवीजन का है, दूसरा सामान्य नाम का है, तीसरा आपका प्रमुख वर्णक, उसमें क्या क्या से क्लोरोफिल कौन से पाए जाते हैं, संचित भोजन की भोजन उसमें किस प्रकार से स्टोर होती है, कोशिका भित्ति इसमें कौन सी होती है, किसकी पाई जाती है, किसकी बनी होती है, उसके बाद फ्लैजिला की संख्या तथा उसमें निवेशन की स्थिति, मतलब कहाँ पर फ्लैजिला पाई जाती है, उसमें कितनी संख्या में फ्लैजिला उत्पन्न होते हैं, उसका आवास क्या क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको इस तालिका में बहुत ही छोटे मात्रा में बता दूंगा। तो पहले आते हैं क्लोरोफाइसी शैवाल की बात करते हैं। तो क्लोरोफाइसी के जो शैवाल होते हैं वो हरे शैवाल होते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए तथा बी पाया जाता है। इसमें जो भोजन स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, मतलब संचित होता है। इसमें कोशिका भित्ति जो है कि सेलुलोज की बनी होती है। इसमें फ्लैजिला की संख्या 2 से 8 हो सकती हैं, समान होती हैं या समान माप वाली होती हैं तथा शीर्ष पर होती हैं, मतलब सबसे ऊपर होती हैं। जो फ्लैजिला इसमें निकले होते हैं 2 से 8 की संख्या में, वो शीर्ष पर होते हैं। क्लेमाइडोमोनास जो है आपके जो है कि एक्वाटिक होते हैं, ये अलवणीय जलों में पाए जाते हैं। फियोफाइसी की बात करते हैं तो ये भूरे शैवाल होते हैं। फियोफाइसी में जो प्रमुख वर्णक होते हैं, प्रमुख वर्णक उसमें क्लोरोफिल ए तथा सी पाया जाता है। फ्यूकोजैंथिन भी इसमें पाया जाता है। इसमें संचित भोजन, मतलब इसमें जो भोजन स्टार्च के रूप में न होकर के मैनिटॉल तथा लेमिनेरिन के रूप में भोजन स्टोर होता है, संचित होता है। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज तथा एल्जीन की बनी होती है, मतलब सेलुलोज जो है अंदर वाली कोशिका को बनाती है, एल्जीन ये बाहर वाली कोशिका को बनाती है। इसमें जो फ्लैजिला की संख्या होती है इसमें 2 होती है, लेकिन ये असमान होती है, छोटा या बड़ा हो सकता है। पार्श्वी होते हैं, मतलब कहीं से अगल बगल से निकल सकते हैं। इसमें जो है कि अलवणीय जलों बहुत कम अलवणीय जलों में पाए जाते हैं, खारा जल तथा लवणीय जलों में ये पाए जाते हैं। रोडोफाइसी, लाल शैवाल इसको बोला जाता है रोडोफाइसी को, फियोफाइसी को भूरे शैवाल, और
क्लोरोफाइसी को हरे शैवाल। तो रोडोफाइसी की बात करते हैं, रोडोफाइसी लाल शैवाल कहा जाता है, इसमें क्लोरोफिल ए तथा डी पाया जाता है। वही फियोफाइसी की बात करते हैं, उसमें क्लोरोफिल ए तथा सी पाया जाता था। और इसमें जो है एक वर्णक और पाया जाता है जिसको फाइकोएरिथ्रिन कहते हैं। तो फ्लोरिडियन स्टार्च इसमें भोजन के रूप में यह संचित होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में रोडोफाइसी में आपका जो है कि भोजन संचित होता है। इसकी जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है या अनुपस्थित होते हैं। ये अलवण जलीय में पाए जाते हैं, कुछ खारे जल में पाए जाते हैं, अधिकांश जो है कि आपके लवणीय जलों में पाए जाते हैं। तो शैवाल के पहले भाग क्लोरोफाइसी की बात करते हैं। तो क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः हरे शैवाल कहा जाता है, अभी मैंने आपको तालिका में बताया है। तो क्लोरोफाइसी के सदस्यों को हरे शैवाल कहा जाता है। यह एक कोशिकीय होते हैं, कॉलोनी होते हैं, मतलब एक कोशिकीय होते हैं, मतलब ये आपको अस्पारोगारा हो सकते हैं। कॉलोनी होते हैं मतलब वॉलवॉक्स हो सकते हैं, तंतुमयी हो सकते हैं, मतलब ये यूलोथ्रिक्स या अस्पारोगारा हो सकते हैं। और एक कोशिकीय मतलब क्लेमाइडोमोनास, सॉरी मैंने अस्पारोगारा शायद बता दिया था। तो क्लेमाइडोमोनास ये मतलब एक कोशिकीय जो होते हैं वो क्लेमाइडोमोनास हो गए, कॉलोनी हो गए मतलब वॉलवॉक्स हो गए। और आपके ये तंतुमयी हो सकते हैं, इसका मतलब इसमें यूलोथ्रिक्स भी पाए जाते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए तथा बी प्रभावी होने के कारण इसका रंग हरी घास की तरह होता है। मतलब इसमें जो क्लोरोफिल वर्णक होता है वो ए तथा बी होता है, इसी वजह से ये हरे दिखाई देते हैं और घास की तरह दिखाई देते हैं। वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होता है, मतलब कि जो क्लोरोफिल पाया था वो क्लोरोप्लास्ट में सुस्पष्ट डेवलप रहता है। क्लोरोप्लास्ट डिस्क प्लेट की तरह जालिकाकार, कप के आकार की, सर्पिल तथा रिबन के आकार के हो सकते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो शैवाल में डिस्क टाइप के हो सकते हैं, या प्लेट की जैसी संरचना हो सकती है, जालिकाकार भी हो सकती है, कप के आकार की हो सकती है, या सर्पिल हो सकती है, या रिबन मतलब एक फीते की जैसी रचना के हो सकते हैं। इसके अधिकांश सदस्यों में क्लोरोप्लास्ट में एक या एक से अधिक पायरिनाइड होते हैं। मतलब जो क्लोरोफाइसी की बात कर रहे हैं तो क्लोरोफाइसी के जो सदस्यों में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसमें एक क्लोरोप्लास्ट में एक या एक से अधिक पायरिनाइड जो होते हैं वो पाए जाते हैं। पायरिनाइड क्या होते हैं? वो स्टार्च होते हैं। पायरिनाइड को दूसरी भाषा में स्टार्च कहा जाता है। शैवाल कुछ तेल बंदूक के रूप में भोजन संचित करते हैं, मतलब कुछ ऑयली वेस्ट या फैट्स के रूप में ये भोजन को संचित करते हैं। हरे शैवाल में प्रायः एक कठोर कोशिका भित्ति होती है जिसकी भीतरी सतह सेलुलोज तथा बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है। आप ध्यान देंगे इस बात को, एनसीईआरटी ने आपको खुद बता दिया है कि जिसकी भीतरी जो क्लोरोफाइसी वाले जो शैवाल होते हैं इसकी भीतरी सतह जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और तथा इसकी जो बाहरी सतह होती है वह पेक्टोज की बनी होती है। काई जनन प्रायः तंतु के टूटने से अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं से बनने से होता है। इसमें जो काई जनन पाया जाता है वह तंतु मतलब जो है कि या फिर उसके किसी भी भाग के टूटने या फिर उसके बीजाणुओं से या स्पोर्स जो बनते हैं उसके संलयन से बनता है। अलैंगिक जनन फ्लैजिला युक्त जू स्पोर्स होता है। जो अलैंगिक जनन होते हैं उसमें कसाभिक युक्त जो स्पोर्स पाए जाते हैं उसके द्वारा, या जू स्पोर्स जो होते हैं उसके द्वारा इसके संलयन से ही अलैंगिक जनन संपन्न होती है। जू स्पोरेंजिया में बनते हैं, मतलब जू स्पोरेंजिया को चल बीजाणुधानी भी कहा जाता है। जो जू स्पोर्स होते हैं वो आपके जू स्पोरेंजिया में बनते हैं। लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं में बहुत विभिन्नता दिखाई देती है। ये समयुग्म की, असमयुग्मकी तथा विषम युग्म की हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लैंगिक जनन का बनाने वाले लैंगिक कोशिकाओं में जो लैंगिक जनन में जो लैंगिक कोशिकाएं होती हैं वो विभिन्न प्रकार के स्पोर्स बनाने के लिए होते हैं। जैसे कि वो समयुग्मकी हो सकते हैं, मतलब एक समान माप वाले समयुग्मक बना सकते हैं, फ्लैजिला युक्त भी हो सकते हैं। दूसरा का बता रहा है कि असमयुग्मकी मतलब उसमें समान माप वाले आकार वाले युग्मक नहीं हो सकते हैं। किसी में फ्लैजिला होगा, किसी में नहीं होगा, किसी की आकार छोटी होगी, किसी की मोटी होगी, किसी की पतली होगी, किसी की बड़ी होगी। विषम युग्म की इसी प्रकार के वो भी हो सकते हैं, असम युग्म या विषम युग्म हो सकते हैं। इसके सामान्य सदस्य आते हैं, जैसे कि क्लोरोफाइसी के जो सामान्य सदस्य होते हैं उनमें से आपके क्लेमाइडोमोनास हो गए। मैंने आपको पहले बताया था कि एक कोश की क्लेमाइडोमोनास, कॉलोनी वाले वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक तथा स्पायरो आपको जो है कि तंतुमयी हो सकते हैं। कारा भी इसमें आते हैं। और इसी के साथ फियोफाइसी तथा रोडोफाइसी के बाद बात हम दूसरे सेशन में करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आप आज के लिए बस इतना ही।
तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें।